नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद के नेता लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी है। आपको बताते चले कि 1 लाख प्रत्येक। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि वे राजनीतिक साजिश में लगे रहते हैं और वे एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी पर जो है उनकी ओर से निशाना साधा गया, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं है, हमारी जीत निश्चित है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे मिश्रा जी? कुछ हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है। आज जो फैसला आया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से सरकार विपक्ष के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। देखिए, न्यायालय से जो है न्याय मिला है और आगे हम लोग जो है पूरी तरीके से न्यायालय पे भरोसा। और ये पॉलिटिकल वेरिएशन जो बीजेपी करती है, सबके साथ कर रही है, ऑपोजिशन के साथ वही काम कर रही है। हम लोग लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले और हमारी जीत है। ठीक है, चलिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर आज सुबह ईडी की ओर से रेड की गई। जानकारी के अनुसार ईडी की टीमों ने सुबह ही इनके ठिकानों एवं कुछ करीबी व्यापारियों के साझेदारों के यहां पर दबिश दी, और जिसमें कि आपको बताते चले कि आम आदमी के पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ओर से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जमकर बीजेपी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जिसको बनाया गया था देश में आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने के लिए, देश में ड्रग माफिया की फंडिंग को रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ कर करके जब इन्होंने मिसयूज करना शुरू किया तो अंत में कोर्ट की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आए जिससे पूरा का पूरा पीएमएलए अब वीक हो चुका है। पीएमएलए में जो कठोर धाराएं थी वो वीक हो चुकी हैं। इनके मिसयूज के चक्कर में, एजेंसीज के मिसयूज के चक्कर में सीबीआई की, ईडी की पावर्स कम होती जा रही हैं। लेकिन इस सब की मोदी जी को चिंता ही नहीं है। मोदी जी तो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं। मोदी जी तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं। यह हो क्यों रहा है? आज जो रेड हो रही है, क्योंकि अभी तक तो कहीं कुछ नहीं था, आज जो रेड हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि कल परसों में हरियाणा के एग्जिट पोल ने इनका सारा समीकरण इनके सामने कर दिया है। हरियाणा के एग्जिट पोल ने बता दिया है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई तय हो गई है। देश से धीरे धीरे जून के चुनाव से होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे हरियाणा तक आ गई बात। हरियाणा के एग्जिट पोल से जो माहौल बन रहा है देश में, और फिर लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बस अंतिम बार देख रहे हैं लोग। एग्जिट पोल ने एकदम बता दिया है कि अब इनके जाने का समय आ गया है। तो जाने से पहले इनकी कोशिश यह है कि जहां से भी तोड़ लो, जहां से भी जोड़ लो, जिसको भी परेशान कर लो। अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए जिस तरह भी एजेंसीज का दुरुपयोग कर लो। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको जो बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो, ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है।
राजधानी दिल्ली की खराब सड़कों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जब मैं जेल में गया था तब इन लोगों ने सरकार के काम को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सड़कों की मरम्मत तक रोक दी गई थी। हमारे लोगों ने सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है और उन्होंने कहा है कि हमने देखा है कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है। मैंने आतिशी जी से अनुरोध किया है और साथ ही वे विधायकों और मंत्रियों के साथ सड़कों का निरीक्षण करें और जो भी सड़क खराब है उसे तुरंत ठीक करवाया जाए। आगे में क्या कुछ का आप सुनिए। सेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, वहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहां से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरन कुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरन कुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कंक्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे। जब मैं जेल गया था तो पीछे से इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने दिल्ली सरकार के बहुत सारे काम रोके। लौटने के बाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मैं और आतिशी जी कुछ सड़कों का मुआयना करने के लिए निकले। लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उनके एरिया की सड़कें खराब हो गई हैं। इन्होंने नॉर्मल सड़कों का मेंटेनेंस जो होता है, रूटीन मेंटेनेंस, वो भी इन लोगों ने बंद करा दिया था। तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी। तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पे उतर के दिल्ली की सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए और जो खराब हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। इस बारे में मैंने आतिशी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने, सारे हमारे पार्टी के विधायकों ने, लीडर्स ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है और
कितनी खराब है, कौन कौन सा काम करने की जरूरत है, उस सारी रिपोर्ट एक बनाई है और रिपेयर का काम भी शुरू हो गया, रिपेयर का, रिकारपेटिंग का। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड इलाके में 4 अक्टूबर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के जो है वो कुल मारे गए थे और जिसमें कि कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिसमें से अब तक 22 की पहचान हो चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि AK-47 राइफल के साथ साथ तमाम जो असला है वो भी बरामद किया गया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले पर कहा कि हाल ही में हमारे सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता हासिल की है। हमारे जवानों ने नक्सली मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया और हम उन्हें इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। छत्तीसगढ़ में हमारे सुरक्षा के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सली मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा के जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और जब से हम लोग सरकार में आए हैं, करीब 9 महीने हुए हैं, लगातार मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। आज नक्सल प्रभावित प्रदेशों का बैठक है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बैठक लेने वाले हैं। हाँ, सौजन्य मुलाकात है। माननीय प्रधानमंत्री जी से शाम को मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुपर स्टिमुलेट परफॉर्मेंस अनलिश रिजल्ट्स थीम पर मेस्मेराइज 2024 के 13वें संस्करण में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मौके पर कहा कि कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। हमने उन राज्यों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है जहां पर चुनाव हो रहे हैं और साथ ही उन राज्यों पर भी चर्चा हुई है जहां पर चुनाव होने वाले हैं और हमने झारखंड के बारे में भी चर्चा की और साथ ही उन्होंने तमाम जानकारी मीडिया के साथ साझा की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, मेरी कल ही मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई है, जहां पे मौजूदा राजनीतिक हालातों के साथ साथ आने वाले विभिन्न राज्यों में जहां पे चुनाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है, झारखंड को लेकर भी चर्चा हुई है। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन मजबूती के साथ है, अलग अलग राज्यों में जहां पर हम लोग ने अलग से चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां पे मेरी पार्टी ने मजबूती से समर्थन भारतीय जनता पार्टी का किया है। झारखंड में भी मेरी सोच यही है कि हम लोग एनडीए के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ें। मुझे लगता है नोटिफिकेशन आते आते तक 2-4 दिन में जब तक अधिसूचना आएगी तब तक इस पे अंतिम फैसला भी ले लिया जाएगा। लड़ना जरूर चाहती है, पार्टी की स्टेट यूनिट की इच्छा जरूर है और अब हम लोग गठबंधन के तहत लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, कैसी परिस्थिति बनती है। कल बहुत सकारात्मक मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ भी हुई है। मुझे लगता है कुछ दिनों में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा क्योंकि ये गठबंधन के भीतर की चर्चा है, मैं इसको बाहर सार्वजनिक नहीं। देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य हरियाणा में बदलाव लाना है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना है ताकि हरियाणा को एक नई शुरुआत मिले। और भाजपा ने 10 साल में हरियाणा में कोई भी सकारात्मक जो काम है वो नहीं किया है और वे हरियाणा को पीछे ले जा रहे थे। हमने बदलाव का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में एक प्रणाली है कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। जवाब देखिए, ऐसा है, पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया। और
हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए। ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का, वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सबने। इसके आगे जहां तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे आते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है। और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे, वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये दशकों से कांग्रेस की एक प्रक्रिया चली हुई है, जिसका प्रदीप जी आपको भी जानकारी पूरी है, जिसकी आप कवर करते रहते हैं। आपने तो कई इस तरह की बैठकों में आपको देखा गया है हमने, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज इंटीग्रेटेड जो सोलर प्लांट का भूमि पूजन किया गया है और इस प्लांट का मॉड्यूल, चिप्स आदि का जो निर्माण है वो किया जाएगा और एक तरह से सोलर यूनिट का पूरा इंटीग्रेशन यहाँ तैयार हो रहा है। ये एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट है। यहाँ जो भी उत्पाद तैयार होगा उसकी दक्षता उच्च होगी। अवाड़ा ग्रुप की ओर से इंटीग्रेटेड सोलर प्लांट का भूमि पूजन हुआ है। इस प्लांट में मॉड्यूल बनेगा, इसमें इनगॉट बनेगा, इसमें चिप्स बनेगी, इसमें ग्लास बनेगा। एक प्रकार से कंप्लीट इंटीग्रेशन सोलर यूनिट का यहां पर तैयार हो रहा है। ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार का प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी एफिशिएंसी ये भी आज हम जो इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा है। महाराष्ट्र में करीब 20,000 मेगावाट का हम लोग सोलराइजेशन का जो प्लान हमने शुरू किया है उसमें भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा और उन्होंने तय किया है कि अप्रैल तक निश्चित रूप से इसका प्रोडक्शन वो शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 14 साल के बाद ग्वालियर में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच आया है और शहर को T20 मैच मिला है। शहर को श्रीमंत माधवाराव सिंधिया क्रिकेट टीम की सौगात मिली और यह मेरे पिता का सपना था। ग्वालियर से श्योपुर तक एक नैरो गेज रेल लाइन का जो ब्रॉन्ज गेज में बदले गए हैं। हम चाहते हैं कि ग्रेन श्योपुर से जो ट्रेनें हैं वो आगे कोटा तक भी जाए। कि आज दो बड़ी सौगातें हमारे संभाग की। एक तो आज पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 14 साल बाद ग्वालियर को मिल रहा है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, भव्य रूप का स्टेडियम आज ग्वालियर को सौगात पूर्ण रूप से मिल रही है। स्टेडियम का लोकार्पण और आईपीएल की लीग की तरह मध्य प्रदेश लीग का आयोजन इसी वर्ष किया गया था, पर आज पहली बार ग्वालियर को T20 भी मिल रही है और ये अपना एक इतिहास आज बनने जा रहा है। कल मैंने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया और विकेट भी अच्छी लग रही है, आउटफील्ड भी अच्छी लग रही है। लगता है एक रोमांचक मैच आज आयोजित किया जाएगा और इसी के साथ जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था ग्वालियर से श्योपुर जो नैरो गेज हमारी ट्रेन चलती थी वो ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की विचारधारा 2012 में मैंने मुनियप्पा जी को लाकर इस योजना को स्वीकृति दी थी। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से ये योजना चल रही है। आज चौरा से केलारस तक मेमू ट्रेन का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी, पर जल्द से जल्द ये पूर्ण रूप धारण करे, यही रेल मंत्री जी और मेरी पूरी कोशिश है। श्योपुर तक जाए और श्योपुर से आगे कोटा तक भी जाए।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए हमारा प्रयास है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली महिलाओं को 1000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी और पीजी करने वाली सभी महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि महिला अपने दम पर पढ़े और अपने माता पिता को आर्थिक रूप से निर्भर उन पर ना होना पड़े और ये होने से असम में बाल विवाह में बेहद कमी आएगी। पढ़ेगा प्रयास का शुरुआत किया है। चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए हमारा ये प्रयास होगा, जो भी बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, खास करके हमारे जो गर्ल स्टूडेंट है, उनको महीना एक स्कॉलरशिप मिलेगा 1000 रुपया करके, और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा गर्ल स्टूडेंट, उनको 2500 रुपया मिलेगा हर महीना। हमारा लक्ष्य यही है कि छात्री अपना दम पर पढ़े, पिता माता का ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो, और ये होने से हम लोग का आकलन है कि असम में चाइल्ड मैरिज कम होते जाएगा। चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए आज हम लोगों ने ये निजुत मोइना आसनी नाम ये एक बड़ा स्कीम का शुरुआत किया हूँ। करीबन 1.5 लाख से 2 लाख छात्री इससे उपकृत होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।